नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। वक्फ बोर्ड से लेकर के महागठबंधन में लगातार जो बातें आ रही है और एनडीए के नेताओं का भी दावा कि महागठबंधन चुनाव से पहले टूट जाएगा। जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, तमाम मुद्दों बात करेंगे। हमारे साथ जन सुराज नेता संजय ठाकुर जी हैं। संजय ठाकुर जी, सबसे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बवाल हुआ, आपने देखा विधानसभा भी चल नहीं पाया, जिस प्रकार से विपक्ष ने हंगामा किया और प्रशांत जी भी धरना स्थल पर पहुंच गए, लालू प्रसाद यादव पहुंच गए। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो बनाने की बात भारत सरकार कर रही है, ये कंप्लीट वोट की राजनीति है। ये हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा करके अपना उल्लू साधने की जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी साजिश रही है, उसी का एक हिस्सा है। वक्फ बोर्ड एनोनिमस बॉडी है और उसकी संपत्ति पर भारतीय जनता पार्टी नज़र गड़ाया हुआ है। केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तंगो तबाह करना, उन्हें मानसिक रूप से परेशानी में डाले रखना, ये उनकी सोच है, उनकी समझ है। इसलिए इसकी हम लोग कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को अपने ओरिजिनल वजूद में रहना चाहिए। सरकार को उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। कुछ कमियां आपको नजर नहीं आ रही हैं? जो कमी है उसको तो वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, मुसलमान समाज के जो शीर्षस्थ लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका संगठन है, वैसे उनके बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके सरकार को पहल करनी चाहिए। के लिए अलग कानून क्यों? आप लोग पर भी तो आरोप लग सकता है कि आप लोग वोट बैंक के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये अलग कानून की बात नहीं है। ये तो वक्फ बोर्ड आज का नहीं ना है जी। ये तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। अब वक्फ बोर्ड क्या है? जो मुसलमान समाज के लोग अपनी ज़मीन दान करके उसको देते हैं या अपना धन दान करके देते हैं, वही वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाती है। तो ये तो दान से प्राप्त संपत्ति है। अब उस पर और उसकी अपनी व्यवस्था के तहत है। आपकी बात सही, लेकिन जिस जमीन पर, जिस संपत्ति पर विवाद होगा, उसका कोर्ट में सुनवाई तो होगा। ये आप अलग तरह का क्यों आपके साथ? नहीं, वो तो होना, वो अलग विषय है। मान लिया अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किसी ने जबरन कब्जा कर रखा है, तो वक्फ बोर्ड को उसके लिए न्यायालय में जाने की जरूरत है, छूट है। वो प्रशासन और सरकार से अपील कर सकता है, जो साहब हमारे ज़मीन पर फलाने ने गासवन कब्जा कर लिया है। ये उनका अपना मामला है, उस पर वो अपना निर्णय लेंगे। अब सरकार को हर मामले में दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत है? ये भी तो कहा जा सकता है ना सर कि केंद्र सरकार के हर मामले में आप लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं। नहीं, केंद्र सरकार की फितरत ही है अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में तंगो तबाह करना। उनकी यही मानसिकता है और इसी मानसिकता से वो ग्रसित रहते हैं, तब ना वो हिंदू मुसलमान करके वोट की राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड की में जो संशोधन किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उचित है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, चिराग पासवान की, चंद्रबाबू नायडू की यह फतवा जारी होगा कि इनसे आप दूरी बनाए रखें। इसलिए जो लोग वक्फ बोर्ड के संशोधन कानून के समर्थन में सरकार के साथ खड़े हैं, अगर उनका विरोध संगठन करता है, मुस्लिम समाज करता है, तो ये गुनाह क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए उसको भूल जाया जाए। लबरा है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं किए हैं। जो काम किए उसका कहाँ रिजल्ट आया? सबसे बड़ी बात है सर, आप भी मानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काल में एक भी जातीय जो है दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब। किसी भी हुकूमत की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, जातीय विवाद, धार्मिक विवाद न होने दे। ये तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन कितनी सरकार है इस जिम्मेवारी को निभा रही है सर? हर जगह सरकार की जवाबदेही है, उसको निभाना है। लालू प्रसाद यादव के समय में जातीय उन्माद नहीं फैला है। लालू प्रसाद ने सरकार का दोहन किया है, वो सरकार चलाए थोड़े हैं। सरकार बन करके उसने समाज को तोड़ने बांटने का काम किया है। यही रामविलास पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर सरकार नहीं बनने दिए थे सर, और आज चिराग पासवान उनके दुश्मन हो गए। सवाल यह है कि स्थितियां राजनीति में समय के साथ बदलती हैं। लालू यादव जी की जो चर्चा आपने करी, तो लालू यादव जी ने तो समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, यही उनकी राजनीति रही।
जात पात फैला करके भूरे बाल साफ करो तो फलाना करो चिलाना करो, जातीय टुकड़ों में बिहार को बांटने और अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। तो उससे किसी दूसरी, अब यह सरकार में रहते हुए भी जो आदमी इस तरह से गलतियां करता है तो वो तो जो शपथ ग्रहण लेते हैं, शपथ करते हैं, उसकी उसका खंडन है, उसके का कंट्राडिक्शन है ना कि प्रशांत जी की बात है। प्रशांत जी की बात अगर करते हैं, प्रशांत जी जिस प्रकार से गए धरना स्थल पर वक्फ बोर्ड के मामले में, पूरी तरह से आप लोग वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ। हाँ, प्रशांत जी का स्टैंड बहुत पहले से क्लियर है। ये एनआरसी और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, ये दोनों की हम लोग आलोचना करते हैं। सरकार की मंशा पर हम लोग संदेह करते हैं। केंद्र सरकार की मंशा, मोदी जी की मंशा, अमित शाह जी की मंशा एक तरफा है, एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित परेशान करने का है। और अगर इनको इस सब में कोई संशोधन और कोई सुधार करना है तो वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े उलेमा हैं, उनके साथ बैठ करके इनको मंथन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए जो इसमें कौन कानून अच्छा है और क्या इसमें से संशोधन किया जाना चाहिए। ये उन लोगों से राय लेकर के, रायशुमारी करके, मशविरा करके निर्णय लेते तो आम सहमति होती, इसका विरोध नहीं होता। आप एक तरफा कर रहे हैं और ये समझ के कर रहे हैं जो हम इस देश का नागरिक मुसलमान को मानिए नहीं रहे हैं। चलिए, नहीं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीपीएससी मामला काफी गर्म था, फिर से एग्जाम होने की बात हो रही थी, प्रशांत जी भी धरना स्थल पर गए, कितना हंगामा हुआ, ये सारी बातें हमारे दर्शक जानते हैं। लेकिन अंततः सरकार की जीत हुई। तमाम परीक्षार्थियों का जो नेता बन रहे थे या जो परीक्षार्थियों की जो बात थी, वो तमाम बातें खारिज हो गई, कोर्ट में साबित हो गया। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद समाचार है। और भ्रष्टाचार जो बिहार में बेतहाशा बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी जो भ्रष्टाचारी हैं वो इस निर्णय से उत्साहित हुए हैं। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सर, कोर्ट तो सबूत के आधार पर फैसला देता है, तो सबूत नहीं ना दे पाए आप लोग। तो न्यायालय के फैसले पर हम तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। न्यायालय हमारा सर्वोच्च यूनिट है, सर्वोच्च इकाई है। न्यायालय को जो उचित लगा है फैसला किया है। लेकिन ये फैसला भ्रष्टाचारियों को उत्साहित कर रहा है। भ्रष्टाचारियों को उत्साहित, हाँ, पूरे दुनिया जान रही है, पूरे बिहार के गली गली में ये इस बात की चर्चा है कि सरकार और सरकारी मुलाजिम और उनके भ्रष्टाचारी बीपीएससी के चेयरपर्सन, उन पर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है। तो मुकदमा दर्ज होने से कोई चोर हो जाएगा? तो बताइए, मुकदमा दर्ज है तो क्यों नहीं मुकदमा की जांच हो रही है? चोर अगर नहीं है तो आखिर मुकदमा क्यों हुआ? एफआईआर होना ऐसा ही थोड़े आना रहे सरकार। इसी सरकार ने ना एफआईआर किया था। अभी सर सारण की एक घटना है, सुनिए बताते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। इसलिए सब कोई जान रहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है एसडीओ डीएसपी के बहाली के मामले में, यूपीएससी बीपीएससी में। लेकिन सबूत नहीं जुटा पाने के लिए, सबूत नहीं सही ढंग से कोर्ट में रखा गया, जिस वजह से अगर ये निर्णय आया है तो कोर्ट के निर्णय को तो सबको स्वीकार करना है, कोर्ट तो सर्वोपरि है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर आपको बताएंगे कि बिहार भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसा हुआ है और बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशांत जी आएंगे तो कार्रवाई होगी। चलिए, जिस प्रकार से सारण की जो बात सामने आ रही है सर, हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से जो होली के दिन की बातें सामने आई, कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे, फिर थाना प्रभारी पर, पूरे थाना पर जो आरोप लगा, उसके बाद से बड़ा सवाल है कि कुछ पत्रकारों पर, 11 पत्रकारों पर कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हुआ है। हमारा यह नहीं कहना है कि किस कारण से दर्ज हुआ है, क्योंकि पुलिस के जांच का विषय है। लेकिन सवाल उठता है सर कि अगर कोई खबर 10 आदमी चलाया हो तो 1-2 पर एफआईआर क्यों? अगर खबर गलत है तो जो लोगों ने चलाया है सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पत्रकारों पर तो कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। गलत खबर चलाने पर तो होनी चाहिए। हाँ, गलत खबर हो तब ना। हाँ। लेकिन जब खबर है तो उस पर तो पत्रकार पर कार्रवाई करके गलत किया जा रहा है। मैं पत्रकार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का।
तो इस हैसियत से पत्रकारों को संरक्षित करना, उनका न्यायपूर्ण सुरक्षा प्रदान कराना, इसके लिए हम लोग सदैव संघर्षशील रहे हैं और सरकार से इस पर लड़ते भी रहे हैं। तो वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, घटना की जो जानकारी आ रही है, जो महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं, जो बयान दे रही हैं मीडिया के सामने, उससे तो यही लग रहा है कि जानबूझ करके कुछ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़ित किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस प्रकार से किया गया वो सही नहीं है। हमारा यही कहना है कि जांच होनी चाहिए। अगर पुलिसकर्मी दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो, पत्रकार दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए सरकार से अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस मामले में न्यायिक जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर दलित समुदाय के लोग दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो, अगर पत्रकार दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो। और सब अगर पत्रकार दोषी हैं तो सबों पर कार्रवाई हो जिन्होंने खबर, हाँ, जिन लोगों ने खबर चलाया है, चाहे वो नेशनल चैनल हो या यूट्यूबर्स हो या प्रिंट मीडिया हो या स्टेट हो, सब पर कार्रवाई हो। अगर गलत है तो एक तरफा क्यों? एक तरफा करना, किसी खास लोगों को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करना, उसको मुकदमा में शामिल करना, ये पुलिस की गलत मंशा को दर्शा रही है। नंबर 2, अगर पुलिस ने गलती की है, जो जिस तरह से दलित समुदाय की महिलाओं का आरोप है, जो उनके गोपनीय अंगों पर भी प्रहार किया गया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। इसकी तो सरकार को अविलंब जांच करानी चाहिए और वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के कमिश्नर उस क्षेत्र के अभी तक क्या कर रहे हैं, होली के दिन की घटना है, उनको तुरंत जांच कमेटी बहाल करके इस मामले की दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। जांच करके आखिरी सवाल है सर, इन दिनों लगातार फिर से प्रशांत किशोर बिहार के जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। 11 अप्रैल को कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में बड़ी रैली है, बिहार में एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। क्या कुछ दिया जाएगा सर? पहले तो संपूर्ण बिहार वासियों से अनुरोध है कि उस 11 अप्रैल को गांधी मैदान में 2 बजे के पहले पहुंच जाएं और उस रैली में पूरी ताकत के साथ, पूरी तादाद के साथ और चट्टानी एकता के साथ जमा हो। चूँकि ये रैली सचमुच ऐतिहासिक है और बिहार में इनकलाब लाने का रास्ता प्रशस्त करेगी रैली, बिहार में परिवर्तन का रास्ता प्रशस्त करेगी वह रैली। और बिहार में जिस तरह से लालू के आतंक राज और आज नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जुल्मी शासन से बिहारी त्रस्त हैं, परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, उससे निजात पाने का मार्ग प्रशस्त करने वाली रैली है। इसलिए उस रैली में तो बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं। हमारी अपील भी है अधिक से अधिक संख्या में लोग जमा हो और पटना को भर दे, मतलब सरकार को उस दिन हिला देना, उस दिन हिला दे। तो ये अपील है। रही बात उस रैली से, वो रैली बिहार में परिवर्तन के लिए आखिरी कील साबित होगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व, प्रशांत किशोर जी की सोच, जन सुराज की विचारधारा जन जन तक पहुंच चुका है। परिवर्तन का शंखनाद होगा। हाँ, एकदम परिवर्तन का शंखनाद होगा और सरकारें हिलेंगी। सर, एक बात और सामने आ रही है महागठबंधन को लेकर के। कन्हैया कुमार आया, अखिलेश बाबू को पता नहीं चला पद यात्रा का, उस समय भी लग रहा था कि कुछ बात होगी और अचानक से प्रदेश अध्यक्ष हट जाते हैं, जो कि लालू के खासम खास माने जाते थे। वैसे में सवाल उठना अब शुरू हो गया है कि क्या महागठबंधन में टूट होगी, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? देखिए, गठबंधन तो रहेगा, इन लोगों की मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है। असल राजनीति यहाँ यह हो रही है कि कुछ गलतियाँ लालू जी से हुई हैं, तेजस्वी जी से हुई हैं। तेजस्वी जी ने एक बयान दे दिया था कि पार्लियामेंट चुनाव तक ही हमारा गठबंधन था। लालू जी ने एक दिन बयान दे दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाना चाहिए। ये बात राहुल दरबार को अखड़ी और राहुल ने इनको नकेल पहनाने के लिए कन्हैया जी को यहाँ भेजा है और बेलारू जी को यहाँ भेजा है और उसी क्रम में अध्यक्ष भी हटाए गए हैं।
तो ये इन लोगों का राजद और कांग्रेस का आपसी झगड़ा है। सीटों को लेकर के खींचातानी, वो सीट की खींचातानी अभी नहीं, अभी तो ये खींचातानी है जो ये इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी रहे कि ममता बनर्जी रहे, ये जो बयान बोल दिए हैं लालू जी वो खीस पकड़े हुआ है, ये बयान भारी पड़ रहा है, ये बयान भारी पड़ रहा है। तेजस्वी जी बोल दिए जो गठबंधन तो केवल संसदीय चुनाव के लिए था, विधानसभा में तो अलग से विचार होगा। तो ये दोनों बातें कांग्रेस नेतृत्व को छू गई और इस वजह से ये पद यात्रा कन्हैया जी की चल रही है। कन्हैया जी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाएंगे। कन्हैया जी और तेजस्वी जी का नेतृत्व के बीच का ये आपस की रंजिश है। कांग्रेस और राजद आपस में नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस वैसे कह रही है कि हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। बहुत 40 साल बाद इनको याद आया है, ये कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे, 40 साल बाद अगर जग गए हैं ताकत बनाने के लिए तो अच्छी बात है, ये पद यात्रा करें। उससे जन सुराज के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन परसों तरसों जो कांग्रेस ने बिहार के नेताओं के साथ बैठक की है दिल्ली में, उसमें तो अधिकांश विधायकों ने कहा है कि गठबंधन के साथ रह करके ही चुनाव लड़ने से फायदा होगा। तो कांग्रेस का तेवर नेतृत्व, हाँ, आला कमान का तेवर कुछ नरम पड़ा है। अब इन लोगों के आपस का झगड़ा है, इन लोगों को सलटने दीजिए, जनता सब देख रही है। तो ये दोनों चोर चोर मौसियौत भाई हैं और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस में ये दम अगर है तो वो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? 90 से आज तक कभी नहीं लड़ा। चलिए, कांग्रेस में दम है तो अकेले चुनाव लड़ ले, लेकिन इसी तौर पर कांग्रेस और राजद का ये जो खींचातानी चल रहा है, इसका क्या कुछ असर होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान से शंखनाद करेंगे, चुनावी वर्ष है और प्रशांत किशोर की सक्रियता बिहार में क्या कुछ रंग दिखाई गया देखने वाली बात होगी। वक्फ बोर्ड पर भी लेकर के जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने अपना स्टैंड सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि किसी भी स्थिति में मुस्लिम संगठनों के साथ हैं, और जो सारण की घटना है उस पर भी आपने सुना संजय ठाकुर ने क्या कुछ कहा। इन तमाम बातों का क्या कुछ असर होगा आगे आने वाले समय में, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज से।